ओके क्लास, आज हम लोग देखते हैं पार्चुरेशन। पार्चुरेशन का डेफिनेशन है द एक्शन ऑफ गिविंग बर्थ टू यंग वंस। ठीक है, अब ये देखेंगे कि जो पार्चुरेशन को इंड्यूस नर्वस सिस्टम भी करता है और हार्मोनल सिस्टम भी करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि जो पूरा रिफ्लेक्स है, इस रिफ्लेक्स को इनिशिएट फुल्ली मैच्योर फीटस और प्लेसेंटा मिल करके करते हैं। इसके लिए एक चीज़ आप समझ लें कि जैसे सपोज़ करो कि ये यूटेराइन वॉल है, ये अगर यूटेराइन वॉल है और ये प्लेसेंटा है और ये फीटस है, तो जब फुल्ली मैच्योर फीटस हो जाएगा तो ये फीटस क्या करेगा, इसका इसका एक अपना एक मास होगा, एक वेट होगा, जो ये क्या करेगा, ग्रेविटी के अकॉर्डिंग ये वेट लगना शुरू होगा। अब ऐसे टाइम पे क्या होता है कि एक स्ट्रेच पड़ता है इस यूटेराइन पोर्शन पे। और एक जनरल सी फिनोमिना है कि कोई भी ह्यूमन टिश्यूज़ को अगर स्ट्रेच करेंगे, तो अगर हम स्ट्रेच करेंगे और वो लिविंग टिश्यूज़ हैं तो वो क्या करेंगे कि इसको रेस्पॉन्ड करती हैं खुद को कॉन्ट्रैक्ट करके। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि इन यूटेराइन मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाता है और इसी कॉन्ट्रैक्शन को हम बोल देते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। ठीक है, तो ऐसे समझना, हम कहें कि इट इज़ induced by fully mature fetus and placenta ठीक है, that induces mild contractions mild contraction in uterine wall अब क्या हुआ कि जैसे हम ये सपोज़ कर लें कि माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन जो होगा यूटेराइन वॉल में, उसके वजह से क्या हो रहा है कि ये क्या करता है कि एक पॉजिटिव फीडबैक देगा पिट्यूटरी ग्लैंड को। ठीक है, ये मान लेते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो जो माइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस हैं वो क्या करते हैं, पॉजिटिव फीडबैक देते हैं। ठीक है, अब इसके रिजल्ट में पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीज़ करना शुरू करता है बर्थ हार्मोन, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीटोसिन। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीज़ करना शुरू कर दिया। अब ये ऑक्सीटोसिन यूटेराइन वॉल पे ही जाते हैं। ठीक है, ये ऑक्सीटोसिन फर्दर यूटेराइन वॉल पे जाते हैं और उस यूटेराइन वॉल पे फर्दर ये और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं। ठीक है, तो हम कह दें कि वहाँ पहुँच करके कॉन्ट्रैक्शन हो गया यूटेराइन वॉल का। अब यूटेराइन वॉल का जैसे कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो ये यूटेराइन वॉल
फर्दर रिलीज करती है, फर्दर पॉजिटिव फीडबैक भेजेगी पिट्यूटरी को। ठीक है, ये फिर एक पॉजिटिव फीडबैक जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, और पिट्यूटरी ग्लैंड फर्दर क्या करती है, और ज़्यादा सिक्रीट करना शुरू करती है। ये मानिए कि एक फिर पॉजिटिव फीडबैक। ठीक है, अब जब फिर पॉजिटिव फीडबैक जाएगा तो फिर क्या करेगी पिट्यूटरी ग्लैंड, और ज़्यादा कंसंट्रेशन में ऑक्सीटोसिन रिलीज़ करेगी। ठीक है, तो अब हम बोल सकते हैं मोर ऑक्सीटोसिन। ठीक है, अब और ज़्यादा ऑक्सीटोसिन जब यूटेराइन वॉल पे पड़ेगा तो ऑक्सीटोसिन के रिज़ल्ट में यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोल देंगे मोर कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो यूटेराइन वॉल फर्दर क्या करेगी, और ज़्यादा एक पॉजिटिव फीडबैक भेजेगी, फर्दर और एलिवेटेड पॉजिटिव फीडबैक भेजेगी। ठीक है, और एलिवेटेड पॉजिटिव फीडबैक जैसे ही पहुंचा पिट्यूटरी पे, वैसे ही पिट्यूटरी क्या करेगी, फिर से क्या करेगी पिट्यूटरी, ये हम इसके रिज़ल्ट में ये हुआ है, अब इसके रिज़ल्ट में ऐसे आ जाए। ठीक है, तो और ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी ऑक्सीटोसिन। ठीक है, तो और ज़्यादा मोर ऑक्सीटोसिन। अब और ज़्यादा ऑक्सीटोसिन जब रिलीज़ हुआ तो ये आएगा यूटेराइन वॉल पे। अब यूटेराइन वॉल पे और ज़्यादा ऑक्सीटोसिन आया तो यूटेराइन वॉल क्या करेगी, फर्दर मोर कॉन्ट्रैक्शन करेगी। ठीक है, तो इसके बाद से फर्दर मोर कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो अब इसी तरीके से और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन करेगी तो और ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होगा, और वो ऑक्सीटोसिन यूटेराइन वॉल पे जब पड़ेगा तो वो और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। ठीक है, इसी तरीके से खुद ही लेवल ऑक्सीटोसिन का एलिवेट कराता जाता है और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होता जाता है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना कि यही जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन है, इसी को हम इसी यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को हम बोलते हैं लेबर पेन। ठीक है, तो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है तो उससे जो पेनफुल कंडीशन डेवलप होगा यूटरस में, इसी को लेबर पेन बोलते हैं। ठीक है, या चाइल्ड बर्थ का पेन। ठीक है, तो अब ये देखते हैं कि फर्दर कॉन्ट्रैक्शन होते होते अब यूटेराइन वॉल का एक टाइम ऐसा आता है कि इतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो जाए कि जो फीटल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा है वो टूट के अलग हो जाए मैटरनल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा से। ठीक है, अब वो चीज़ें हम 3 स्टेप में आपको बताएंगे। पहले क्या करते हैं कि ये देख लेते हैं कि यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्शंस चलता रहेगा, उन्हीं कॉन्ट्रैक्शन के साथ साथ जैसे लेबर पेन स्टार्ट होता है वैसे रिलैक्सिन प्लेसेंटा से रिलीज़ होना शुरू हो जाता है। हम लोग जानते हैं कि रिलैक्सिन कई सारे पार्ट से रिलीज़ होता है, जैसे हम ये कहते हैं कि यूटरस भी रिलीज़ करता है, प्लेसेंटा भी रिलीज़ करता है, ओवरी भी रिलीज़ करता है। ठीक है, तो डिफरेंट पोर्शन से रिलैक्सिन रिलीज़ होते जाएंगे, जो क्या करते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ा देते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस का और सर्विक्स का। ठीक है, यही रिलैक्सिन
जो बाकी टिश्यूज़ होंगे बर्थ कनाल के उन सबको रिलैक्स कर देंगे, जिससे पैसेज बड़ा होता चला जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि रिलैक्सिन रिलैक्सिन increases flexibility of pubic symphysis। ठीक है, तो प्यूबिक सिम्फाइसिस का ऑन एंड सर्विक्स। ठीक है, तो यहाँ पे रिलैक्सिन का रोल हम देख लिए। एक हार्मोन रिलीज होता है यहाँ से, ठीक है, जिसको बोलते हैं प्लेसेंटा का ही ये भी हार्मोन है, सॉरी इसके स्पेलिंग में मैंने देखा नहीं। ठीक है, एक ये हार्मोन है जिसका नाम है CRH। इसको बोलते हैं कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। CRH को बोला जाता है कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, हम ये कहते हैं कि ये प्लेसेंटा से ही रिलीज होता है, ऑफ प्लेसेंटा। ठीक है, एस्टैब्लिश टाइमिंग ऑफ बर्थ, टाइमिंग ऑफ बर्थ। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे CRH का एक लेवल होगा, तो CRH जो टाइमिंग को सेट करता है, CRH अगर ज़्यादा रिलीज हो गया, ठीक है, तो बर्थ जो होता है वो जो ड्यू डेट है उसके पहले हो जाता है, और CRH अगर कम रिलीज हुआ तो बर्थ जो है वो ड्यू डेट के बाद होता है। ठीक है, मतलब हम ये कह दें कि इट्स इंक्रीज्ड लेवल कॉजेज प्री मेच्योर डिलीवरी। इसको बोल दें इट्स increased level causes premature delivery। premature delivery and low level extend डिलीवरी डेट, डिलीवरी डेट। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया CRH का रोल यहाँ पे। अब देखते हैं कि हम पार्चुरेशन को 3 स्टेजेस में डिवाइड कर लेते हैं, 3 स्टेप्स में पार्चुरेशन को पूरा डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल दें कि पार्चुरेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 स्टेप्स। अब ये 3 स्टेप्स क्या क्या हो सकते हैं देखते हैं। पहला स्टेप हम कह देते हैं डायलेशन स्टेज, डायलेशन स्टेज। इस स्टेज में रिफ्लेक्सेस चल रहे हैं। ठीक है, मतलब लेबर पेन के स्टार्ट होने से और कंप्लीट डायलेशन ऑफ सर्विक्स तक का ये पूरा फेज है। ठीक है,
हम इस पूरे स्टेज को हम बोल दें नियरली, हम ऐसे कह दें कि फ्रॉम लेबर पेन टू complete dilation of cervix. Complete dilation of cervix. यहाँ तक के स्टेज को हम बोल देते हैं डायलेशन स्टेज। यहाँ पे हम टाइम अगर देखेंगे तो नियरली 6 to 12 आवर्स का टाइम लगता है। ठीक है, अब इसमें होगा क्या चीज़ कि रेगुलर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होता रहेगा, और यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होते होते इतना ज़्यादा यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन हो जाए कि जो फीटल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा है वो टूट करके सेपरेट हो जाए मैटरनल पार्ट से। ठीक है, और नीचे की तरफ वो स्लाइड करना शुरू कर दें। ठीक है, तो ये पूरा स्टेज कहलाता है डायलेशन स्टेज। अच्छा, नीचे जब स्लाइड करना शुरू करेगा फीटस, तो उसके ऊपर जो एमनियोन है वो तो एक सॉफ्ट मेम्ब्रेन है, वो कहीं ना कहीं फ्रिक्शन पाता है यूट्राइन कैविटी में और वो टूट जाता है। तो एमनियोन के टूटने की वजह से क्या होगा कि फीटस के बर्थ के पहले ही कुछ वेजाइनल पैसेज के थ्रू फ्लूइड निकलना शुरू हो जाता है, जो डेफिनेटली वो एमनियोटिक फ्लूइड ही होती है। ठीक है, तो जैसे एमनियोटिक फ्लूइड आना शुरू हो गया तब तक हम समझ लेते हैं कि डायलेशन स्टेज पूरा हो चुका है। ठीक है, तो हम इसको ये बोल दें कि हम इसको ये बोल दें रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ cervix, uterine muscles leads into separation of fetal part of placenta। ठीक है, अब जब सेपरेशन हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, जो फीटस है वो स्लाइड करना शुरू कर देगा नीचे के तरफ। दस जो कम्युनिकेशन था वो टूट गया, अब उसको कोई होल्ड करके रखने वाला नहीं है वहाँ पे। ठीक है, तो इसीलिए दस फीटस स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स सर्विक्स। अब उसके बाद क्या होगा, इसी स्टेज में जो फीटल मेम्ब्रेन थी जिसको हम बोलते थे एमनियोन, ठीक है, इन दिस कोर्स amnion breaks down and amniotic fluid starts leaking through vagina। ठीक है, तो अब वेजाइनल पैसेज के थ्रू एमनियोटिक फ्लूइड रिलीज होना शुरू हो जाती है। यहाँ तक का स्टेज जो है, ठीक है, इसको बोल देते हैं डायलेशन का स्टेज। अब इसके बाद आता है एक्सपल्सन का स्टेज। ठीक है,
जो नेक्स्ट स्टेज होगा उसे हम बोलते हैं एक्सपल्सन। एक्सपल्सन स्टेज। अब देखना कि एक्सपल्सन स्टेज में जो बेबी है वो एक्सपेल्ड होकर के मदर के यूट्रस से एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आ जा रहा है, इसी स्टेज को हम एक्सपल्सन का स्टेज बोलते हैं। ठीक है, तो हम ये कह दें कि जो कंप्लीट डायलेशन है सर्विक्स का, ठीक है, वहाँ से ले करके और डिलीवरी ऑफ बेबी तक का स्टेज कहलाता है एक्सपल्सन स्टेज। ठीक है, तो हम ये कह लें कि कंप्लीट, इसको हम बोलें कंप्लीट डायलेशन ऑफ सर्विक्स टू बर्थ ऑफ बेबी या डिलीवरी ऑफ बेबी। डिलीवरी ऑफ बेबी, ठीक है, यहाँ तक के स्टेज को हम बोल दें कि ये एक्सपल्सन का स्टेज है। अगर टाइमिंग देखेंगे तो टाइमिंग नियरली 20 मिनट से ले करके, हम टाइम की अगर बात कर लें तो लगभग 20 मिनट से ले करके और 1 घंटे तक का, 20 मिनट टू 1 आवर तक का ये स्टेज होगा। ठीक है, अब इस स्टेज में क्या होता है कि हम ये बात कर लें कि जो एक्सपल्सन है उसमें हेड कम्स फर्स्ट एंड देन द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, अब यहाँ पे रिलैक्सिन का भी एक रोल हमको देखने को मिलेगा, क्योंकि रिलैक्सिन के ही वजह से पेल्विक मसल्स रिलैक्स हुई। ठीक है, पेल्विक मसल्स डायलेट हुई और उसके बाद से जैसे ही एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में बेबी मिल गया फिर अम्बिलिकल कॉर्ड को काट दिया जाता है। ठीक है, यहाँ तक के स्टेज को हम बोलते हैं एक्सपल्सन का स्टेज। ठीक है, तो अब ये बात करते हैं कि इन, यहाँ पे बात कर लें इन डिलीवरी द हेड comes first, then other part of body, other part of body। अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है ये आप सभी को पता होगा कि डिलीवरी के टाइम पहले हेड बाहर आता है, उसके बाद दूसरे पार्ट होते हैं बॉडी के। लॉजिक अगर हम देखें तो जो ग्रोथ दिख रहा है, ठीक है, तो टर्मिनल एंड्स जो लिम्स हैं या हैंड हैं, तो अगर लिम्स के तरफ से आना शुरू हो तो पॉसिबली अगर ज़्यादा चांसेस यही रहते हैं कि लिम्स क्या हों कि कहीं हर्डल क्रिएट कर दें पैसेज के रास्ते में। ठीक है, रुक जाए, बर्थ ना हो पाए वैसे, तो इसलिए हेड पहले आता है। ठीक है, अगर हेड ऑपोजिट साइड में है तो फिर वो नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है, फिर डॉक्टर सिजेरियन को सजेस्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें नॉर्मल है, वो हम जानते हैं पहले से। अब ये देखते हैं कि यहाँ पे हम बोल देंगे कि रिलैक्सिंग डायलेट पेल्विक मसल्स, ठीक है, और उसके बाद से एंड अम्बिलिकल कॉर्ड इज कट ऑफ। ठीक है, तो अम्बिलिकल कॉर्ड यहाँ तक जा कर के काट लिया जाता है। ये स्टेज हो गया एक्सपल्सन का।
अब इसके बाद जो लास्ट स्टेज आता है वो होता है प्लेसेंटल स्टेज। ठीक है, जो लास्ट स्टेज है उसको बोलते हैं प्लेसेंटल स्टेज। अब इस स्टेज में देखना कि बर्थ हो चुका है, बर्थ होने के बाद जो मैटरनल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा है उसको इजेक्ट होकर के बाहर आना है। ठीक है, क्योंकि ह्यूमन में डेसिडुअस प्लेसेंटा होता है। डेसिडुअस प्लेसेंटा में जो डेसिडुआ बना था इंडोमेट्रियम मॉडिफाई होकर के डेसिडुआ जो कहलाया उसको भी सेपरेट होना है मैटरनल पार्ट से। तो ये स्टेज होता है उसी डेसिडुआ के टूट करके और बॉडी के बाहर आने का स्टेज। अब बर्थ हो जाने के बाद से एक पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन चलता है यूटेराइन वॉल में। ठीक है, अब वो यूटेराइन वॉल में इतना पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन होगा कि जिसके वजह से पूरा जो इंडोमेट्रियल पार्ट है वो वहाँ से टूट जाता है और टूट करके सेपरेट हो जाता है मैटरनल पार्ट से। ठीक है, जैसे सपोज करें कि ये कोई मायोमेट्रियम है। ठीक है, और ये बहुत सारी ब्लड वेसल्स इधर ग्रो करी होंगी, बहुत सारी वेसल्स होंगी। ठीक है, और ये मायोमेट्रियम ये सारा पोर्शन मानते हैं इंडोमेट्रियम का है। ठीक है, ये सारे पोर्शंस इंडोमेट्रियम के हैं। मेरे कहने का ये मतलब है कि इनमें इन मसल्स में इतना पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन होगा कि कॉन्स्ट्रिक्ट ये इतना ज़्यादा हो जाए, ये मसल्स इतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाए कि ये पूरा जो इंडोमेट्रियम वाला पोर्शन है, ठीक है, ये टूट के सेपरेट हो जाए यहाँ से। और टूट के जब सेपरेट होता है तो एक चीज़ ये ध्यान में रखना, इनके अंदर अंदर के जो वेसल्स हैं ये भी टूट जाएंगी। ठीक है, ये ऑलरेडी टूट चुकी हैं। जब फीटल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा गया तो उस समय तो टूट करके ही अलग हुआ था। उस समय क्या होगा कि ब्लीडिंग भी चलती रहती है। अब ये ब्लीडिंग चलती रहे और ये जो मसल्स हैं ये इतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएं, इतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएं कि इनमें भी कॉन्ट्रिक्शन आ जाए। ठीक है, तो मसल्स जब ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो क्या होती है, जो वेसल्स के वॉल हैं वो आपस में चिपक जाती हैं। अब आपस में चिपक जाने की वजह से वो ब्लड की लीकिंग रुक जाती है। ठीक है, बिना हम ये कहें बिना क्लॉट हुए ही। ठीक है, ब्लड क्लॉट तो बनता रहेगा लेकिन इंस्टेंटली जो ब्लड का मूवमेंट है वो रुक जाता है इस पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। तो ये ध्यान में रखना कि बीच बीच में जो वेसल्स हैं वो वेसल्स इतना पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन होगा मायोमेट्रियम का कि उसके वजह से वो वेसल्स क्लोज हो जाएंगी। ठीक है, स्टिक हो जाएंगी एक दूसरे से। ठीक है, तो इस तरीके से जो लॉस ऑफ ब्लड है वो भी मिनिमाइज हो जाता है। तो और इससे हेमरेज से बचा जा सकता है। तो हम ये कह दें कि ये आफ्टर डिलीवरी है। ठीक है, ये फेनोमिना जो है वो चलेगी आफ्टर डिलीवरी का है, 10 से 40 मिनट तक का ये फेनोमिना होता है। ठीक है, तो हम बोल दें इट इज़ द टाइम आफ्टर डिलीवरी लास्ट फॉर 10 to 40 मिनट्स। अब इसमें क्या होगा कि ए पावरफुल मसल कॉन्ट्रैक्शन, मैं मायोमेट्रियम की बात कर रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्शन expel the maternal part of placenta। ठीक है,
दिस contraction seizes the vessels that were torn during birth। ठीक है, तो उस कॉन्ट्रैक्शन से वेसल्स भी सीज हो गई, तो हम बोल सकते हैं इट दज, हम ये बोल लें दज इट प्रिवेंट्स फ्रॉम हेमरेज। हेमोरेज, ठीक है, तो ये हो गया बर्थ। ठीक है, अगली चीज़ें हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।